2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख थी। ये शादी पूरी तरह से मेरे माता-पिता की मर्ज़ी से हो रही थी। मैं भी अपने माँ-बाप के फ़ैसले पर खुश थी और उनके फ़ैसले पर खुशी-खुशी सर झुका दिया था। मुझे तो इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माँ-बाप की पसंद और मर्ज़ी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या होते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपनी माँ से यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम मत रखना। यही वजह थी कि मैं बहुत हद तक डरपोक भी थी। मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी थी और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं बाहर बहुत कम निकली थी और अगर कभी किसी से बात करनी पड़ जाती तो बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। माँ के मुंह से मैं अक्सर यही सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूँगी। 2 दिन बाद जब मेरी शादी थी तो यही बात मुझे डरा रही थी कि पता नहीं मेरी आगे की आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मगर मैंने खुशी-खुशी अपने माँ-बाप के फैसले पर सर झुका दिया था कि वो मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पापा मेरी शादी के दिन बहुत खुश थे। उनकी तबीयत उन दिनों काफ़ी ख़राब थी, मगर फिर भी वो शादी के तमाम काम खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतज़ाम पापा ने खुद ही किया था। हर चीज़ वो दौड़-दौड़ कर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह अपनी खुशी मनाएँ। क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मगर पापा मेरी शादी के लिए सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, ताकि वो मेरी शादी के फ़र्ज़ से खुशी-खुशी मुक्त हो सकें। और आज वो दिन आ ही गया था। पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पापा के जोड़े हुए पैसों से शादी की तैयारियां मुमकिन नहीं हो रही थीं। उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज भी लिया था और इस तरह वो मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके थे। मुझे इस बात का बहुत एहसास था कि पापा मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब गए हैं। मैं ये भी जानती थी कि पापा के लिए ये कर्ज उतारना बहुत ही मुश्किल रहेगा। पापा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। खैर बहुत ही खुशी-खुशी मेरी शादी निपट गई थी और मैं ब्याह कर ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सबने ही मेरा बहुत ही शानदार स्वागत किया था। मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर बहुत ही खुश थे। मैं थी भी तो बहुत ही सुंदर। कोई भी मुझे देखता तो मेरे ऊपर कांच की गुड़िया होने का गुमान होता था। बड़ी-बड़ी काली आंखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, छरहरा बदन, कमर तक आते लंबे काले बाल। यही वजह थी कि मेरी माँ ने मुझे घर से बहुत कम बाहर निकाला था। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मेरे माँ-बाप को मेरी चिंता होने लगी थी। उन्हें मेरी खूबसूरती से डर लगता था कि कहीं कोई ऊंच-नीच ना हो जाए। मेरे पति ने मेरी तस्वीर तो पहले ही देख रखी थी, लेकिन जब मुझे अपने सामने बैठा देखा तो वो दिल थाम कर रह गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत कांच की गुड़िया उसकी पत्नी बन गई थी। शादी की पहली ही रात मेरे पति ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे अंदर से सारा डर निकल गया था। मैं बहुत खुश थी और भगवान को धन्यवाद दिया था कि मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला था। शादी का एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन शादी के अगले दिन पता नहीं क्यों मेरे पेट में हल्का-हल्का दर्द होने लगा। दर्द हल्का-हल्का था, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले भी मेरे पेट में दर्द उठ रहा था, मगर कुछ देर ये दर्द होकर रुक गया था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। आज भी इसी तरह कुछ देर तक दर्द होता रहा और फिर बंद हो गया। इस बार भी मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मेरी ससुराल में मेरा दूसरा दिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में मैं किसी को कह भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। फिर हर किसी के मुंह पर यही होता कि नई दुल्हन की तबीयत खराब हो गई है। बस यही सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद मेरे घर वाले भी आ गए थे, लेकिन दर्द था कि एक बार फिर से उठ रहा था और जिसकी वजह से मुझे बेचैनी होने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी तबीयत अब धीरे-धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त किए बैठी रही। धीरे-धीरे मेहमान आते गए और मुँह दिखाई की रस्म करते गए, लेकिन दर्द था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जैसे-तैसे खुद को सँभाले चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बैठी हुई थी। पूरा समय मेरा ऐसे ही दर्द में गुजर गया था। रात के समय घर से मेहमानों की कुछ भीड़ कम हुई थी। मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। कमरे में जाकर मैंने सुकून का सांस लिया। सुबह से बैठे रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ चुकी थी और पेट का दर्द अब और तेजी पकड़ चुका था। मैं अपने कमरे में आकर खामोशी से लेट गई और दर्द के कम होने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही कम हो जाएगा, और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। दर्द की जो तेजी थी वो खुद ब खुद कम होने लगी थी। दर्द को कम होते देखकर मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे शादी में बाजार के खाने खाने पड़े थे।
हो सकता है इसीलिए मेरे पेट में दर्द उठा हो, वरना और कोई वजह तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और इस वजह को मैंने किसी को बताना ठीक भी नहीं समझा। सब यही सोचते शायद ज़्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द है। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। दिन भर की थकी हुई थी और दर्द से परेशान रही थी। बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। मेरा पति राहुल कमरे में कब आया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मुझे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और मेरे करीब होकर लेट गया था। अगले दिन भी मेहमानों का आना जाना लगा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे बाजार के खाने की वजह से दर्द हो रहा था। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामों में सब थक चुके थे। घर में सभी लोग शादी की थकान उतार रहे थे। सभी लोग देर से सोकर उठे थे। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए मुझे किसी ने उठाना ठीक भी नहीं समझा था। 12 बजे के करीब ही मेरी आँख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करके मैं कमरे से बाहर आ गई और बाहर घरवालों के साथ बैठ गई। तभी मुझे अपनी तबीयत फिर थोड़ी ढीली मालूम होने लगी थी, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर सर झटक दिया और सबके साथ हंस बोल कर समय गुजारने लगी। जाहिर है शादी का घर था, कुछ न कुछ मेहमान तो थे ही। राहुल के दूसरे शहर से आई बुआ भी अब तक घर में ही मौजूद थीं। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देख रही थीं। उनके घूरने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे घूर रही थीं, अच्छे से अच्छा इंसान भी ऐसे देखने से नर्वस हो जाता। यही वजह थी कि वहाँ बैठकर मुझे और भी ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई, क्योंकि अब मुझे वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। पेट का दर्द भी फिर से बढ़ने लगा था। ऊपर से बुआ की नज़रें मेरे शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। कमरे में आकर मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया। दोपहर हो चुकी थी, तो मैं कुछ देर सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गई और यही सोचा इस तरह मेरे दर्द को कुछ आराम मिलेगा। जाने कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ पता नहीं चला। शाम में मेरी आंख खुली। कुछ देर तक ऐसा ही बिस्तर पर लेटी रही। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मगर मैं अभी नई दुल्हन थी, मुझे हर कदम सोच समझ कर उठाना था। माँ के घर में तो जब मर्जी चाहती और जब मर्जी चाहती सो जाती, जब मर्जी चाहती उड़ जाती थी। जब हाथ मुंह धोकर कमरे में आई तो अचानक मुझे अपने पेट में दोबारा से दर्द महसूस हुआ। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पेट का दर्द कम हो जाए। मगर इस बार दर्द कम होने की बजाय और भी बढ़ता चला जा रहा था। पेट में होते दर्द ने तेजी पकड़ ली थी और मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मेरे अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किसी को आवाज़ लगाकर बताती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। राहुल भी उस समय घर पर मौजूद नहीं था। काफ़ी देर मुझे इसी तरह दर्द की तेजी से तड़पते गुजर गई। काफ़ी देर बाद राहुल घर आया तो उसने मेरी खराब होती हालत देखकर मुझे मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। मेरे पति ने मेरी ये हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने की जिद करने लगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसे घर में ही मौजूद कोई पेट दर्द की दवा मंगाई तो वो खामोश हो गया और घर में ही मौजूद पेट दर्द की दवा लाकर मुझे दे दी। मगर दवा खाकर भी मेरे दर्द को आराम नहीं मिल रहा था। फिर थोड़े समय के बाद दर्द की तेज़ी में कमी होने लगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुका था। लेकिन फिर भी मैंने सुकून का सांस लिया। 2-3 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरे पति ने भी सुकून का सांस लिया और वो रिलैक्स हो गया था। सबने मिलकर रात का खाना खाया, लेकिन मैंने बस नाम के लिए थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि दर्द मुझे अब भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था। राहुल ने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैं भी फ़ौरन उठकर कमरे में आ गई थी, क्योंकि मेरा भी लेटने का मन कर रहा था। अभी लेटे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक पेट में दर्द की तेज लहर उठी थी और फिर मेरी चीख निकल गई थी। सब लोग मेरे कमरे में दाखिल हुए। मेरी हालत देखकर राहुल परेशान हो गया था। उसने मुझे डांट लगाते हुए कहा कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुम नहीं मानी। शादी का तीसरा ही दिन था और मैं उसके साथ जाने से झिझक रही थी, मगर राहुल ने मेरी एक न सुनी और मुझे तैयार होने के लिए कहा और ख़ुद भी तैयार होने लगा। मैं तैयार होकर कमरे में आई तो सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थीं। उन्होंने आशीर्वाद देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर के पास पहुंचकर हम दोनों अपने नंबर के इंतजार में बैठ गए। अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आकर खुशी मिल रही थी तो कोई अपने प्यारों के लिए भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा था। मेरे पेट में अब इतनी तेज दर्द था कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। दर्द की शिद्दत से मैं टहलने लगी थी। मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी।
राहुल ने मेरी बिगड़ी तबीयत को देखकर परेशान हो रहा था। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ी तो मेरी बारी का इंतजार किए बगैर वो डॉक्टर के पास पहुंच गया और उनसे बात की। डॉक्टर ने जल्दी ही मुझे इमरजेंसी में पहुंचा दिया और मुझे चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कहाँ दर्द है, तो मैंने उन्हें अपने पेट के उस हिस्से पर हाथ रखकर बताया जहाँ दर्द हो रहा था। डॉक्टर को मेरे पेट दर्द की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयाँ देकर हमें घर भेज दिया। घर आकर मैंने दवाइयाँ खाईं तो थोड़ा सुकून मिला और मैं सो गई। सुबह तक दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं पहले की तरह फिटफाट हो गई थी। मगर फिर शाम होते होते मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई और मुझे फिर से अस्पताल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी और कहा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही कुछ पता चल सकता है, और साथ ही ये भी कहा कि अल्ट्रासाउंड अभी इसी समय करवाना। कुछ देर बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसी समय मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम होने का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर मेरे पास खड़ी थी। साथ ही राहुल भी बैठा हुआ था। अस्पताल के बेड पर मैं लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए थे। वो काफ़ी देर तक रिपोर्ट को देखती रही मगर मुंह से कुछ ना बोली। आखिरकार राहुल ने ही डॉक्टर से पूछा कि रिपोर्ट में क्या है, तो डॉक्टर ने जो कुछ कहा वो सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे और राहुल भी फटी फटी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर आखिर क्या बोल रही है। एक पल के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ सका था कि डॉक्टर ने आखिर क्या कह दिया है, और जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर की कही हुई बात मेरे समझ आई थी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। राहुल तो पहले डॉक्टर को फटी फटी आंखों से देखता रहा, उसके बाद उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। राहुल की आंखों में मेरे लिए साफ साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई चोर हूँ, और मैं बस इस समय सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर डॉक्टर की बात के जवाब में क्या बोलूँ या अपने पति राहुल को क्या जवाब दूँ। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। मेरी दुनिया एक पल में ही घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीने पहले तुमने अपनी प्रेगनेंसी गिरवाई थी, इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। राहुल ने डॉक्टर से कहा कि अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गई और मुझे नफरत भरी नज़रों से देखने लगी जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। डॉक्टर ने राहुल से कहा कि इस बारे में तो आप अपनी पत्नी से ही पूछें, ना जाने कहाँ कहाँ गुल खिलाकर आई है। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर मुझे पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ था। राहुल मुझे खून भरी नज़रों से घूर रहा था और मैं मुजरिम न होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। वार्ड में मौजूद और नर्सें भी मेरी तरफ देख देख कर एक दूसरे के कानों में घुसर पुसर कर रही थीं और डॉक्टर मेरी तरफ नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। राहुल काफ़ी देर तक खामोश बैठा ज़मीन को घूरता रहा। मैं अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही कब था। उसने तो सीधे मेरे दामन को ही दागदार कर दिया था। मैं बस शौक की कैफियत में बैठी थी। मुजरिम न होते हुए भी मैं अपने पति से नज़र नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी बेगुनाही का विश्वास कैसे दिलाऊं। मुझे उस समय अपनी माँ की बातें याद आने लगीं, जब वो मेरी कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थीं। वो ये भी जानती थीं कि मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मुझे अपने लिए कुछ बोलना ही नहीं आता। और आज जब इतना ख़ास मौका था, मेरे कैरेक्टर पर बात हो रही थी, कीचड़ उछाला जा रहा था, तो मेरे होंठ सिल चुके थे। मेरा दिमाग जैसे बिल्कुल ही सुन्न हो चुका था। आज मुझे अपनी माँ की कमी का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए बोलना भी क्यों नहीं सीखा। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रॉप लगा दी ताकि मेरे पेट का दर्द रुक सके। वो ड्रॉप लगभग 2 घंटे में ख़त्म हुई और ये 2 घंटे मैंने सूली पर गुजारे थे। सामने राहुल ज़मीन पर नज़रें गाड़े बैठा था और मैं अब तक डॉक्टर की इसी बात पर हैरान थी। मैं तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, फिर भला डॉक्टर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती थी। ड्रॉप ख़त्म हुई तो राहुल मुझे लेकर घर आ गया। मैं लड़खड़ा रही थी। मेरे पाँव जैसे मन भर के हो रहे थे। मुझे अपने पति की लाल आंखें और माथे के बल देखकर खौफ महसूस हो रहा था। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी, मुझे तो मेरे पति के अलावा कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल पवित्र थी, तो भला डॉक्टर ये बात कैसे कह सकते थे।
सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा। राहुल मुझे घसीटते हुए घर ले आया था। मैं अपने कमरे में चली गई थी और राहुल सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। उसने मुझे इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा था। शायद वो डॉक्टर की बात पर ही विश्वास ले आया था। मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी इसी बात पर सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने अब आगे क्या होगा। इसी उलझन में बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और राहुल और उसकी माँ कमरे में दाखिल हुए। और कमरे में आते ही राहुल की माँ ने मुझे कोसना शुरू कर दिया कि कैसी चरित्रहीन बहू उनके पल्ले पड़ गई है। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी माँ और पापा को फ़ोन मिलाया और उन्हें न जाने कितनी बातें सुनाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। वो ऐसी आवारा और चरित्रहीन बहू को अपने घर में नहीं रख सकते। इस मामले में राहुल बिल्कुल खामोश खड़ा था। वो बस खामोशी से अपनी माँ को मेरी माँ और पापा से बातें करते हुए सुन रहा था। मेरी आत्मा जैसे अंदर ही अंदर चीख रही थी। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। हाँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे किसी ने एक शब्द भी नहीं पूछा था और सीधा अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन इस समय मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं थी। सबसे ज़्यादा परवाह मुझे अपने माँ बाप की थी कि ये सब सुनकर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलों से की है, कितनी जगह से उन्होंने कर्ज लिया था। कर्ज उतारना तो दूर की बात थी, अभी तो उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि आखिर कितना कर्ज हो चुका है। शादी के तीसरे दिन ही तमाशा हो गया था। मेरी सास लगातार मुझे बातें सुना रही थीं और न जाने कौन कौन से घटिया शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रही थीं। राहुल की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। वो मुझे नफरत और गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। वो तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठा था, बस मेरे मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था। मैं डरी सहमी सी एक कोने में मुजरिम बनकर खड़ी थी। मेरी सास तो इसी बात का भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि जल्द ही उन लोगों के सामने मेरी सच्चाई खुलकर आ गई और उन लोगों की मुझसे जान छूट गई। कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा बदहवासी की हालत में मेरी ससुराल पहुंच गए थे। हम सब लोग उस समय हॉल में मौजूद थे। हर तरफ से मुझ पर ताने पड़ रहे थे। वहां पर मौजूद हर आदमी मुझे चुभती हुई और नफरत भरी निगाहों से घूर रहा था। मैं बस एक कोने में सुकड़ी सिमटी खड़ी बस रोए जा रही थी। मुझे तो बस रोने से मतलब था, इसके सिवाय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। राहुल की बुआ भी मुझे बदचलन और चरित्रहीन जैसे शब्दों से नवाज रही थीं और मेरी सास को कह रही थीं कि उन्होंने लाख मना किया था कि अनजान लोगों में शादी मत करो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और अपने बेटे की शादी अनजान लोगों में कर दी। राहुल की बुआ इस शादी के खिलाफ थीं क्योंकि वो राहुल की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती थीं, लेकिन मेरी सास जिद पर अड़ी हुई थीं कि राहुल की शादी अपनी पसंद से करेंगी। इसी वजह से दोनों ननद भावज में तनी हुई थी और अब तो राहुल की बुआ को मौका मिल गया था कि मेरी सास गलत थीं। जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने हॉल में कदम रखा था, मैं भागकर उनके पास चली गई और उनके गले से लगकर रोने लगी थी। मम्मी मुझे खामोश करवाने लगीं, मगर मेरे रोने में और भी ज़्यादा तेजी आ गई। इतने घंटे तक मुझ पर जो कयामत बीत रही थी, अब वो आंसुओं की सूरत बाहर आने लगी थी। मेरे मम्मी पापा को मेरी सास ने अपने सामने बैठाकर न जाने कितनी बातें सुनाई थीं कि आपने क्यों अपनी बदचलन और आवारा बेटी को उनके माथे ठोंक दिया है। मेरी माँ मेरी चरित्र की कस्में खा रही थीं और पापा का जैसे सर झुक गया था। उस पल मेरे पापा मुझे और भी ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़े नजर आने लगे। मेरी मम्मी मेरी सास और मेरे पति को यही विश्वास दिला रही थीं कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उनकी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मगर वो लोग कोई भी बात, कोई भी सफाई सुनने पर तैयार नहीं थे। उनकी बस यही रट थी कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अब वो लोग एक पल के लिए भी मुझे घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। राहुल का भी गुस्से से बुरा हाल था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरे पापा के हाथ में दे दिया और कहा कि आप इसे लेकर चले जाएं। मैं अब और इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में आपके घर तलाक के पेपर भी आ जाएंगे। तलाक की बात सुनते ही मेरे पापा ने राहुल के पैरों में अपना सर रख दिया और उससे कुछ समय की मोहलत मांगी। राहुल को मेरे पापा की हालत पर कुछ दया आ गई और वो कुछ दिनों के लिए राजी हो गया। कहने लगा कि मैं आपको और आपकी बेटी को थोड़ा समय देता हूँ। अगर आप लोग अपनी बेटी की बेगुनाही साबित नहीं कर सके तो फिर मैं इसे अपने साथ नहीं रखूँगा और मैं इसे तलाक देकर आपके घर भेज दूँगा। मेरे मम्मी पापा के लिए ये समय बहुत था। इतने समय में मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर घर आ गए। मेरे घर में अलग ही कोहराम मचा हुआ था।
अभी शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे पति की ज़बान पर तलाक देने की बातें थीं। ऊपर से मेरे चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरे भाइयों ने जब डॉक्टर की कही हुई बात सुनी तो वो गुस्से से पागल ही हो गए थे और मुझे मारने के लिए आगे बढ़े थे। कहने लगे कि तुमने सारे ज़माने में हमारी नाक कटवा दी, हमें कहीं भी मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन मैं तो बस रोई जा रही थी। मैंने जब अपने पति और सास को ही कोई सफाई नहीं दी थी तो अपने भाइयों को क्या सफाई देती। मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मम्मी और पापा ने बीच में आकर मेरे भाइयों के हाथ रोक लिए थे। देखते ही देखते ये खबर पूरे ख़ानदान में फैल गई थी कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही सब लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। मम्मी पापा रात भर सर जोड़कर अपने कमरे में बैठे रहे और मेरे आने वाले फ्यूचर के बारे में बातें करते रहे और मैं भी अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। पूरी रात जागते हुए आंखों में ही कट गई थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मम्मी पापा तैयार बैठे थे और उन्होंने मुझे भी तैयार होने को कहा। मैंने मम्मी से कोई सवाल नहीं किया और दोबारा अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। अपना हुलिया ठीक करके जब मैं बाहर आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि वो मुझे लेकर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ताकि मेरा दोबारा से चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर अटूट विश्वास था, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी उनके सामने ही तो गुजरी थी। मम्मी पापा मेरे चरित्र से अच्छी तरह जानकार थे। वो चाहकर भी मेरे ऊपर शक नहीं कर सकते थे। रात भर बैठकर दोनों ने यही सोचा था कि इस डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखाया जाए ताकि हकीकत खुलकर सामने आ जाए। हम लोग दोबारा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरे पति को भी पापा ने फ़ोन करके हॉस्पिटल ही बुलवा लिया था। राहुल आना तो नहीं चाहता था, मगर पापा ने ज़्यादा ही जोर दिया तो फिर वो आ गया था। अस्पताल में जब मेरा राहुल से सामना हुआ तो उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मैं अपने आंसू पीकर रह गई थी। जब हमारा नंबर आया तो मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब मेरी माँ ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए, डॉक्टर को मैंने भी बहुत विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात थी, तो डॉक्टर भी कुछ सोच में पड़ गई थी और उसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिख कर दे दिया। मैं मम्मी के साथ दोबारा अल्ट्रासाउंड रूम में पहुँच गई थी। अल्ट्रासाउंड करवा के फ्री हुई तो डॉक्टर ने कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलने को कहा। ये समय मैंने जैसे सूली पर गुजारा था। अगर आज भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता तो मेरा घर तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। यही वजह थी कि मेरा दिल भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए और जो सच है वही कुछ सामने आए, वरना मेरा घर तो बर्बाद हो जाता, साथ ही साथ मेरी जग हंसाई भी होती। मैं समाज में बदनाम होकर रह जाती। ये ऐसी बदनामी का दाग था जो जिंदगी भर मेरे दामन से छूट नहीं सकता था। कुछ न करके भी मैं सबकी नज़रों में मुजरिम बनी हुई थी और उस समय मुझे कोई नहीं समझ सकता था। मेरे दर्द को अपनों की आंखों में मैंने अपने लिए अविश्वास देखा था, जिसकी वजह से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई और मैं रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे पापा और मेरे पति बाहर ही मौजूद थे। कुछ देर बाद मेरी सास भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थीं। उनकी जुबान पर तो बस यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया है। वो राहुल से कह रही थीं कि इस चरित्रहीन लड़की को तलाक देकर मामला ख़त्म करो, मगर शायद राहुल को भगवान का डर था। वो तलाक देने से पहले अच्छी तरह सब कुछ छानबीन कर लेना चाहता था ताकि कहीं उसके हाथों कुछ गलत फैसला न हो जाए, इसीलिए वो अपने आप को रोके हुए था। मैं मुजरिमों की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर के केबिन में मेरे पति और सास भी आ गए थे और मेरे पीछे मेरे सारे घर वाले खड़े थे। डॉक्टर की ज़बान से निकलने वाले शब्द मुझे नई ज़िंदगी भी दे सकते थे और मौत की गहराइयों में भी फेंक सकते थे। मेरी ज़िंदगी की डोर अब डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फैसले का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखती रही, फिर उसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी जो मैंने अपने बैग से निकाल कर डॉक्टर के सामने रख दी। बहुत देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट्स को चेक करती रही। उसके चेहरे पर अजीब ही एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर चौंकने वाले हाव भाव पैदा हो गए थे, जैसे कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा,
कि मेरे पेट में दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मेरे लीवर पर सूजन आ गई थी, तभी इतना दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी सास ने फौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट्स में तो आपने बताया था कि प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर ने बताया, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गड़बड़ हो गई थी। मेरा नाम मेघा शर्मा था और जिस औरत की रिपोर्ट मेरे पास थी उसका नाम भी मेघा शर्मा था। उसका कुछ महीनों पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द था। नाम के एक जैसे होने की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सबसे माफ़ी मांगी थी। मेरा दिल तो उस समय भगवान को याद करके रो पड़ा था। मेरे पति और सास शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे, तो मेरे पापा ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था। कहा कि ये सब एक गलतफहमी का नतीजा था और इस तरह मेरा घर बर्बाद होने से बच गया। राहुल ने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने भी राहुल को माफ़ कर दिया, क्योंकि गलती तो उसकी भी नहीं थी। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे, जो भी सुनता उसके दिमाग में गलत ख्याल ही आते। मेरी सास ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने अपनी सास को भी माफ़ कर दिया। आज मैं अपने घर में बहुत ही खुश हूँ, खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखती है और राहुल का तो कहना ही क्या, वो मुझे बहुत ही प्यार करता है। मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।